नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ामों में ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे, कौन थे? इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग देख लीजिए। ये एक क्रांतिकारी और उसके साथ साथ एक प्रखर लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे कि इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया, इसके अलावा यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसके साथ साथ देखा जाए तो कई प्रकार की लोकप्रिय जीवनियाँ भी लिखी गई। अब इन्हीं लोकप्रिय जीवनियों में देखा जाए तो मैजनी हो गया, गैरिबाल्डी, शिवाजी, इनकी जीवनी देखा जाए तो 1896 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा आगे चल के दयानंद सरस्वती और श्री कृष्ण की जो जीवनी लिखी ये बाद में जाके प्रकाशित हुई थी 1898 के आसपास। तो कई बार डेट भी पूछा जाता है, इसे भी आप लोग कंसीडर करके चलेंगे। अब इन्हीं लोगों की जीवनी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? आपको पता होगा मैजनी और गैरिबाल्डी में, खासकर जब इटली के एकीकरण के दौरान इन दोनों लोगों ने इटली में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया था, खासकर देखा जाए तो नवयुवकों में। तो इसीलिए यहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि पंजाब के क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, पंजाब के युवाओं में देखा जाए तो देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया गया। और जिनकी अंग्रेजी में पुस्तकों तक कोई पहुंच नहीं थी, तो वो बताना चाहते थे कि देखो और भी विश्व में अलग अलग क्षेत्रों पे क्या चला है। वह चाहते थे कि उनके देशवासी इटली नेताओं की शिक्षाओं से परिचित हो, जिन्होंने अपने स्वयं के मन को प्रभावित किया था, बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बना हुआ था। और आगे चल के देखेंगे तो 1907 में वे अमेरिका की भी यात्रा करेंगे और भारत में जाति समुदायों के बीच एवं वहाँ की रंग जाति की धारणा के बीच सामाजिक समानता का उल्लेख करेंगे कि जो स्थिति भारत में कास्ट सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे है, खासकर निचली जातियों को, या वैसे ही देखेंगे तो अमेरिका में भी जो रंग भेद की नीति, खासकर वहाँ पे जो काले लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अर्थात भारत का निचली जाति और यूएसए वगैरह का यहाँ पे देखा जाए तो जो काले लोग थे। आगे चल के 1926 के आसपास वे स्वराज पार्टी में शामिल हो गए थे। हालांकि स्वराज पार्टी उस समय देखा जाए तो दम तोड़ रही थी और केंद्रीय विधानसभा में इसके उप नेता भी चुने गए थे। बाद में उन्होंने लगभग अगस्त के आसपास 1926 में ही उन्होंने स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आगे चल के साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पुलिस ने लाला लाजपत राय पर निर्ममतापूर्वक लाठियां बरसाई, जिसमें वे बुरी तरीके से घायल हुए। और फाइनली यहाँ पे 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो पूरा डिटेलिंग की आप लोग एक एक चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड की यहाँ पे शुरू की गई। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। देखिए, शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, लेकिन सभी स्तरों पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। आइए पूरा हम लोग डिटेलिंग करते हैं। वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली पर पूरा कह सकते हैं कि खाका तैयार किया। इसे ही भारत में अंग्रेजी में
या फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। अब यहाँ पे कुछ इसके प्रावधान थे उस डिस्पैच के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए। इसके तहत प्रावधान किया गया था कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। भारत सरकार की होगी। और उस समय भारत सरकार कौन था? ब्रिटिश लोग थे। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो भी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी यहाँ पे, वो होगी यहाँ पे अधोगामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, इसी को यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बोला जाता है एजुकेशन का। अर्थात ऊपर के लोगों को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी अंग्रेजी भाषा में, और यहीं ऊपर के लोग धीरे धीरे नीचे के लोगों को क्या करेंगे? एजुकेट देंगे, मतलब एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, खासकर अंग्रेजी भाषा को ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको यही समझना है कि ऊपर के लोगों को जब शिक्षा मिल जाएगी तो ये लोग अंग्रेज़ों के क्लर्क वगैरह में भर्ती हो जाते थे, स्टाफ बन जाते थे। इसीलिए गांधी ने इन लोगों का विरोध भी देखा जाए तो किया हुआ था कि जो भी भारत के पैसे से शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं किया, तो उसे मैं पूरी तरीके से देशद्रोही मानता हूँ। तो यही प्रक्रिया था यहाँ पे, जो कि बुरी तरीके से असफल रहा। इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को माध्यम शिक्षा हेतु देखा जाए तो वर्नाकुलर, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो प्राथमिक जो शिक्षा थी यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया, और जो माध्यमिक जो शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पे एंग्लो वर्नाकुलर, अर्थात कह सकते हैं कि अर्ध अंग्रेजी, मतलब मिक्स हो यहाँ पे। और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे अंग्रेजी को यहाँ पे क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। अब यही कंट्रोवर्सी है ना कि प्राइमरी में आप क्षेत्रीय भाषा को पढ़िए, यहाँ आके थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख रहे हैं, और यहाँ आके पूरा पूरा सीखना होगा। देखिए चैलेंजिंग होता है। और आज तक देखा जाए तो पूरा जो नॉर्थ वाला एरिया है खासकर भारत का, वो इसी से तो जूझ रहा है ना। जैसे बिहार यूपी के बच्चे हैं, यहाँ पे शुरुआती तौर पर उनको हिंदी या फिर रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें सिखाया जाता है, और अचानक जैसे ही वे कॉलेज लेवल तक जाते हैं उनको अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। तो समस्याएं आती है। बहुत सारे बच्चे बोल पाते हैं तो सही से लिख नहीं पाते हैं, अगर वो लिख पाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। ये समस्या देखिए बनी हुई है उसी मैकाले के समय से ही। तो समस्या तो थी ही यहाँ पे। और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी को जो माध्यम बनाया गया, और जिला स्तर पर एक संबंध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय को भी यहाँ पे संबंध किया गया। और इसके लिए निजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु आप कह सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था यहाँ पे, तो सहायता अनुदान व्यवस्था, इसी को ग्रांट्स इन एड के रूप में जाना जाता है, सिफारिश की हुई थी। और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, अभी मैंने बताया हुआ था, जिसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों ही प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और इन विश्वविद्यालय में देखा जाए तो बिल्कुल ही लंदन विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय का मॉडल तैयार किया जाना था, जिसमें एक चांसलर हो, कुलपति हो, और ये सारे लोग जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसने उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा के आधार पर सिफारिश किया हुआ था, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को मैं क्रिस्टल क्लियर में आपको समझा रहा हूँ। देखिए इस समझाने की प्रक्रिया में टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन बार बार मैं वही बात बोलता हूँ, एक बार आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में फ़ायदा करेगा बल्कि मेंस में भी आपको फ़ायदा करेगा। उसके साथ साथ देखेंगे तो अदर्स जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, वहाँ भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है यहाँ परंपरा और दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि
चपचार कूट त्यौहार है, मिजोरम है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। मिजोरम में देखा जाए तो कई प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है और मार्च महीने में यही है चपचार कूट त्यौहार, खासकर झूम कृषि की समापन के बाद मनाया जाता है। हालांकि झूम कृषि वगैरह तो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। बसंत ऋतु के आसपास, यही मार्च का जो महीना होता है इसी के दौरान मनाया जाता है। तो पहला बिल्कुल ही मैच कर रहा है। दूसरा है यहाँ पे खोंगजोम परबा गाथा गीत, मणिपुर से है। ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। इसको ढोल के साथ, जो ढोलक होता है, ढोलक के साथ इसको गाया जाता है और साथ में बजाया जाता है ढोलक की ताल पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1891 में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़ी गई वीरता की कहानी को दर्शाता है खोंगजोम परभा गाथा गीत, जो कि एक समय में लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर रहा था, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहता है। लास्ट है यहाँ पे थांगटा नृत्य। थांगटा नृत्य, थांगटा नृत्य भी मणिपुर का एक मार्शल नृत्य है। और उस समय मार्शल नृत्य वगैरह देखेंगे तो राजाओं के द्वारा या फिर राजाओं के अंतर्गत जो भी संरक्षण दिया जाता था वो काफ़ी बड़े रूप में प्रचलित था। तो यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2 दोनों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? देखिए 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कन्फ्यूजन करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे गवर्नर जनरल दे देगा, कभी कभी वाइस राय दे देगा, तो दोनों ही तो यहाँ पे एक ही पद था, तो गवर्नर जनरल को यहाँ पे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर जनरल में पूरी तरीके से यहाँ पे निहित थी। इसके अलावा भारत की संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से यहाँ पे किया गया था। और भी बहुत सारे इसके प्रोविजन थे, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त प्रदान की गई थी, प्रांतों को पूरी तरीके से अब भारतीयों के हवाले कर दिया गया था। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन यहाँ पे लगा दिया गया था। जैसे 1919 में देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध था, केंद्र में देखा जाए ठीक है तो द्वैध नहीं था, वहाँ पे तो मोनोपोली ही था अंग्रेजों का। लेकिन अब यहाँ पे 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लगा दिया गया, हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषयों के माध्यम से। भारत सरकार के लिए इसी अधिनियम के माध्यम से संघीय योजना तैयार की गई थी और राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा के रूप में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। द्विसदनीय, आज भी कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जो कि देखा जाए तो विधानमंडल तो होता ही होता है, लेकिन विधानमंडल के अंतर्गत देखा जाए तो विधानसभा है, विधान परिषद है। हालांकि भारत के सभी राज्यों में नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। संघीय न्यायालय को यहाँ पे दिल्ली में स्थापित किया गया। वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में समझ सकते हैं। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके प्रोविजन में लिखने लग जाऊं तो यहाँ पे इसी में कितना समय चला जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर जो वर्तमान जो भारतीय संविधान है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को ही यहाँ पे शामिल किया गया है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी किस शैली का है? बनी ठड़ी किस शैली का है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, किशनगढ़ शैली का। बड़ी ठड़ी किशनगढ़ के मारवाड़ शैली से एक नाम है। निहल चंद द्वारा चित्रित कर सकते हैं कि एक भारतीय लघु चित्रकला है। इसमें एक महिला को केंद्र बिंदु में रखा जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है।
और माना जाता है कि ये जो महिला थी उस समय के जो राजा थे जिनका नाम था सामंत सिंह, ध्यान रखिएगा सामंत सिंह, लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास। तो सामंत सिंह के समय किशनगढ़ में एक गायिका और एक कवि हुआ करती थी जो दरबार की मनोरंजन करती थी। और इसीलिए इसका देखा जाए तो जो विषय होता है महिला ही विषय होता है, ठीक है। और जो कि एक गायिका है, कवि है, कोई भी रहेगी देखेंगे तो सज संवर के होता है ना निकलना। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राधा से प्रेरित बताया जाता है, जिसमें जो श्रृंगार होता है उसका बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, नुकीली भौवें, कमल के समान लंबी आंखें, नुकीली ठोड़ी, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 5 मई 1973 को जारी एक भारतीय डाक टिकट में इस पेंटिंग को यहाँ पे चित्रित किया गया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए भक्ति गीत हैं। इसमें 2 नाम है, एक नाम है त्यागराज और दूसरा नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं अन्नामाचार्य। दोनों को देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, कुछ जगहों को कंपेरिजन भी किया गया है। तो एक तरफ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ त्यागराज, त्यागराज, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अन्नामाचार्य, अन्नामाचार्य। त्यागराज की बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1767 के आसपास तमिलनाडु के तंजावर जिले में, एक गांव है थिरुवैयूर गांव, थिरुवैयूर गांव में हुआ था। और अन्नामाचार्य का जो जन्म हुआ था 1503 ईस्वी के आसपास हुआ था, ये भी एक हिंदू संत थे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ है तीसरा स्टेटमेंट कि अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन है, एक का जन्म 1767 में है, दूसरे का जन्म 1503 में है। तो क्या ये कभी भी समकालीन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो त्याग जो राज थे भगवान राम के प्रबल भक्त थे। अपनी प्रशंसा या फिर उनकी प्रशंसा और सम्मान में कई संगीत नाटक और कई हजार गीत उनके द्वारा लिखे गए। एक दावा भी किया जाता है कि संगीत इतिहासकारों के बीच अनुमान लगाया जाता है इतने सारे गीत हजारों की संख्या में त्यागराज के द्वारा यहाँ पे लिखे गए। और उनकी भक्ति किससे परिपूर्ण है? राम की भक्ति से यहाँ पे परिपूर्ण है। और यहाँ पे दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट कि त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कृष्ण नहीं होगा, यहाँ पे राम होगा, ठीक है। उसके बाद से त्यागराज ने कर्नाटक संगीत में कई असामान्य राग पेश किए। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, बिल्कुल करेक्ट है ये दूसरा। और चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पे, अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, बिल्कुल करेक्ट है। अन्नामाचार्य के द्वारा ही यहाँ पे जो कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के गीत के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। और वेंकटेश्वर का संबंध यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, विष्णु का एक रूप है, ये विष्णु के ही एक रूप है। तो चौथा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरा और चौथा करेक्ट उत्तर होगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे सृजन किया गया। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे सृजन किया गया, बिल्कुल ही करेक्ट है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अर्थात संथाल से गैर संथाल भूमि नहीं ले सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए संथालों को।
संथाल बिहार के जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ अभी तो ये आपको झारखंड की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड सब एक ही में था। मुख्य रूप से देखा जाए तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये आपको सीमा बनाते हुए नजर आएगी। उन्हीं क्षेत्रों में संथाल लोग रहे हुए थे। संथालों ने देखा जाए तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, खासकर जब अंग्रेज़ों ने या फिर बाहरी लोगों ने इनके लाइफ स्टाइल पे हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके साथ साथ अस्थाई बंदोबस्त को यहाँ पे थोपना शुरू किया। कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं आई, जिसमें देखा जाए तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो जो कि उनकी बहन थी, उनके नेतृत्व में बड़े मात्रा में यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। अब यही था कि उसमें निर्ममतापूर्वक संथालों का दमन किया गया। अंग्रेज़ों को बाद में बहुत समझ में आया कि इनके अधिकारों को यहाँ पे देना ज़रूरी है, और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून अधिनियमित किया गया ताकि आदिवासियों की ज़मीन बाहरी लोगों को, अर्थात जो भी दिकुओं को यहाँ पे दिया ना जा सके, दिकु लोग हथिया ना सके इनकी ज़मीनों को, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था संथाल विद्रोह का, जिसमें बाहरी लोग आके उनके क्षेत्रों में बस रहे थे। अब बाहरी लोग आके देखिए उनके क्षेत्रों में बसने का मतलब क्या है कि इनके लाइफ स्टाइल में हस्तक्षेप करना, जो कि उनको बिल्कुल ही यहाँ पे स्वीकार्य नहीं था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था यहाँ पे? देखा जाए तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, पूरी तरीके से सही नहीं होगा यहाँ पे, गलत ही है ये। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, जब औद्योगिकरण इंग्लैंड में हो रहा है तो भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हो ही नहीं सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थात जो खाद्यान्न फसल यहाँ पे लगाया जा रहा था, इन खाद्यान्न फसलों की जगह यहाँ पे नकदी फसलों पे जोर दिया जाने लगा, जैसे कि जूट हो गया, कपास हो गया, नील की खेती हो गया, सब। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, देखिए गांधी उस समय एक बात बोल रहे थे कि भारत गांव में बसता है, और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि उस समय भी यहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि नगरीय वृद्धि में तीव्र वृद्धि तभी होगी जब कल कारखाने लगना शुरू हो जाएंगे, तभी तो ये हो पाएगा ना। द्वितीय क्रियाकलाप जब तक नहीं बढ़ेगा, गांव के लोग शहरों में क्यों आएंगे? तो उस समय भी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यहाँ पे नहीं हुई थी। इसे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो ब्रिटेन में उद्योगों के लिए वाणिज्यिक फसलों और कच्चे माल में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था 18वीं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में यहाँ पे औद्योगिकरण का दौर। औद्योगिकरण देखिए कुछ है नहीं, मशीनीकृत चीज़ें यूरोप में भारी मात्रा में खोजी गई, मशीनों से सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। अब जब मशीन में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लग रहा है, तो मशीन है तो अपने आप बना के थोड़े देगा, कोई न कोई रॉ वस्तु उस पर डालेंगे मशीन में, तभी जाके वो तैयार वस्तु वो देगा हमें। यही जो रॉ मटेरियल है ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पे अपने उपनिवेशों से प्राप्त किया जाता था, और उसमें एक भारत भी था। अब यहाँ से देखेंगे तो चाय, कॉफ़ी, इंडिगो जो नील था, ब्लू गोल्ड भी बोला जाता था उसको, अफीम, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, कई प्रकार के देखेंगे जो भी कमर्शियल जो फसल था, अलग अलग उद्देश्यों के साथ उपनिवेशों पे, खासकर भारत पे किसानों से लगवाया जाता था, और फिर यहाँ से उसको निर्यात किया जाता था बहुत ही सस्ते दामों पे। अब यही था कि इंग्लैंड में मशीनीकृत निर्मित बड़ी मात्रा में जो भी यहाँ पे उत्पाद किया जाता था, अब ये उत्पाद भारत के बाज़ारों में आने लगा। भारत के बाज़ारों में आने का मतलब क्या है कि भारत में तो औद्योगिकरण का दौर नहीं है, अभी भी भारत में हाथों से बनाया जा रहा है, हस्तशिल्प यहाँ पे है।
तो मशीनीकृत चीज़ें हैं तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कॉस्ट भी इसका कम हो जाएगा। और भारत में क्या है, अभी भी हस्तशिल्प है यहाँ पे। क्वालिटी कितना भी आप हाथों से बना के देख लीजिए, मशीन का सामना नहीं कर पाएगा। कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के रूप में भी चाइना को ले लीजिए। तो समस्या तो थी देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भारतीय जो हस्तशिल्प थे उनके लिए खतरा बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुएं बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत में बेचा जाने लगा था। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया है शिल्प, दूसरे साइड दिया हुआ यहाँ पे किस राज्य की ये परंपरा है। पुथुकुल्ली शॉल है यहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे दिया हुआ है। पुथुकुल्ली शॉल तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तमिलनाडु की जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की सीमाएं यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है। और एक तरफ यहाँ पे कर्नाटक है, नीचे तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है। सबसे यहाँ पे लगती हुई आपको नज़र आएगी दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों से। नीचे यहाँ पे केरला भी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है नीलगिरी की। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं टोडा जनजाति। तो टोडा जनजातियों के द्वारा यही पुथकुल्ली जो शॉल है बनाया जाता है। इस शॉल को स्थानीय रूप में देखा जाए तो पुगुर बोला जाता है, पुगुर, जिसका अर्थ होता है फूल, महीन और जटिल टोडा कढ़ाई शॉल। और इसमें देखा जाता है आदिवासी पुरुष या महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे सुजनी कढ़ाई, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार में बनाया जाता है। बिहार में एक गांव है जिस गांव का नाम है भूसुरा गांव, भूसुरा गांव, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। और ये चर्चा में आया था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे उपाडा जामदानी साड़ी, कर्नाटक। दक्षिण भारत का तो है लेकिन ये कर्नाटक का नहीं है बल्कि ये आंध्र प्रदेश का है। उपाला सिल्क साड़ी होता है, इसी को जामदानी साड़ी या रेशम के कीड़े आधारित साड़ी भी बोला जाता है, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी वाले क्षेत्रों में उपाडा एक जगह है, उसी उपाडा में इसको बुना जाता है। इसे भी यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो करेक्ट उत्तर एक ही है यहाँ पे, केवल और केवल एक। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, इसी को स्टेपल कमोडिटीज भी बोला जाता है। ये कौन कौन से वस्तुएं थे? देखिए अफीम तो एकदम मैंडेटरी था, अफीम था। सोरा जो कि बिहार का जो गंगावर्ती क्षेत्र था वहाँ से प्रोडक्शन किया जाता था। रेशम देखा हमने दक्षिण भारत से लेकर बंगाल के क्षेत्रों तक। उसी तरीके से कपास भी देखा जाए तो दक्कन हो गया, गुजरात के क्षेत्रों के साइड बड़े मात्रा में यहाँ पे उपजाया ही जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे आसान है, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। जैसे कि एक एक चीज़ के हम लोग जिक्र करें तो अफीम कहाँ था? देखिए बंगाल के क्षेत्रों पर उगाया जाता था। चीन से व्यापारिक संतुलन स्थापित करने के लिए अफीम का सहारा लिया गया। अफीम को चीन भेजा जाता था उस समय। जो भी ट्रिएंगल, आपको ट्रिएंगल ध्यान रखिएगा। एक तरफ यहाँ पे ब्रिटेन है, दूसरे तरफ इधर भारत है, और यहाँ पे क्या था? चीन था यहाँ पे। तो व्यापारिक संतुलन चीन और ब्रिटेन में देखा जाए तो चीन के फेवर में था, लेकिन भारत से इन लोगों ने चीनी लोगों को अफीम खिलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे कि सोरा है यहाँ पे, पटना जिले में गंगा के क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता था। ब्लैक गोल्ड भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पे गोला बारूद बनाने में किया जाता था। इसके अलावा कपास, रेशम है यहाँ पे, खासकर बंगाल से इसका भी प्रोडक्शन किया जाता था उस समय। बंगाल या फिर दक्षिण भारत भी इसमें शामिल होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू है।
राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता। चंपारण सत्याग्रह के लिए अभी ये इतना मैच्योर नहीं हुआ है, खासकर भारत की जो जनता है, जिसमें देख पा रहे हैं महिला की सक्रिय भागीदारी, विद्यार्थी, तो इसीलिए गलत हो जाएगा ये। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। अभी भी देखिए, अभी जो एक नेशनलिज्म की जो भावना है अभी वो लोगों के अंदर नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा आगे चल के, लेकिन अभी नहीं आया है 1917 के समय। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना, किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आपको याद होगा जो लखनऊ जो अधिवेशन यहाँ पे किया गया था, उस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि अगर लोगों को जोड़ना है, बड़ा आंदोलन अगर खड़ा करना है, तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा, भारत के किसानों को एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि किसान भारत में शुरुआती तौर पे देखा जाए शुरू से ही बहुत इनकी संख्या क्या है, अधिक है, तो किसानों को भी इसमें शामिल करने का फैसला यहाँ पे लिया गया। और जब किसानों की बात उठी तो बिहार में जो थे यहाँ पे ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण की जो शादी हुई थी इन्हीं की पुत्री से हुई थी, जो कि एक वकील थे। इन्होंने कह सकते हैं, फिर इन्हीं के माध्यम से राजकुमार शुक्ल पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, और फाइनली गांधी को मनाने में कई बार ठीक है रिक्वेस्ट किया, गांधी मान गए, और फिर गांधी आ गए, बिहार आ गए। तो बिहार आए तो अब पता ही है आपको कि गांधी ने पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। अंग्रेज़ों ने जो जो इन पे इल्ज़ाम लगाया, कोर्ट ने जो जो इल्ज़ाम लगाया, सब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी से लोगों को समझ में आ गया कि हो ना हो ठीक है, ये लोगों की मांगों को उठा रहे हैं। एक बहुत बड़े नेता के रूप में यहाँ पे गांधी मौजूद थे, लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ गया था। फाइनली यहाँ पे कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो भी समस्याएं थी किसानों की, एक कमेटी बनाया गया था यहाँ पे जांच करने के लिए, और उस कमेटी में गांधी को भी शामिल किया गया। और कमेटी ने पाया कि रेली में जो नीलहो थे, बगान मालिक थे, नील बगान मालिक थे, उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी किसानों की मांग थी, उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया और वापस बोला गया नीलहो को कि 25% मुआवजा वापस किसानों को दिया जाए। वहीं से देखेंगे तो लगभग नीलहो बिहार के क्षेत्रों से धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कृत्रिम रंग की खोज भी हो चुकी थी। कुल मिला के इतना निष्कर्ष यहाँ पे चला सकते हैं कि यह मतलब लगा सकते हैं कि यह भारत में गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू भी था। तो करेक्ट उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंदू मजदूर सभा के जो संस्थापक थे, इसी को बोला जाता है HMS। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, वेस्ट बंगाल में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो बसावन सिंह, अशोक मेहता, मणि बेनकारा, शिवनाथ बनर्जी, RK खेड़कार, TS रामानुजम, VS माथुर, GG मेहता, सब ये यहाँ पे शामिल थे। तो यहाँ पे देख पा रहे करेक्ट उत्तर डी है, अशोक मेहता, TS रामानुजम, GG मेहता है यहाँ पे। और यहाँ पे और तो और अशोक मेहता को महासचिव भी चुना गया था, महासचिव चुना गया था। और RS रुइकर को, इन्हीं को रुचकर भी बोला जाता है, इनको यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया था। और हिंदू मजदूर सभा ने रॉयल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर एवं समाजवादी हिंद मजदूर पंचायत को रेगुलेट भी किया हुआ था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका देखिए संबंध हो जाएगा जैन मत से, यहाँ पे हो जाएगा।
स्थानकवासी वे श्वेतांबर जैन धर्म में दो भागों में बंट चुका था, एक था दिगंबर और दूसरा था यहाँ पे श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो कि सबसे उनका जो पहचानने का जो आइडेंटिफिकेशन था, ये लोग श्वेत कपड़ा धारण करते थे। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में लवाजी नामक व्यापारी के द्वारा की गई थी। और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनके मानना था कि आत्मा की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। आत्मा की शुद्धि के माध्यम से ही निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ये नहीं कि मूर्ति पूजा करके। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। आइए हम लोग जांच करते हैं। कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा को हम लोग देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो माना जाता है कि गुजरात में अकबर ने अपना जीत दर्ज किया हुआ था। तो होता है ना एक सिंबलाइज रूप में, ठीक है, जो भी शासक थे कुछ न कुछ एक सिंबॉलिक बना दिया कि इसको हमने तब बनवाया जब गुजरात विजय किया था। और इसमें जो बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी और कलमकारी द्वारा इसको सजाया ही गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि देखिए पा रहे, ठीक है, बुलंद दरवाजा तथा एक और है यहाँ पे, खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसमें अब देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब खानकाह के निर्माण में मैं बहुत अधिक श्योर नहीं हूँ कि ये इस पे, देखिए बलुआ पत्थर का तो निर्माण किया जाएगा, लेकिन इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा डाउट है। और इसको मैंने क्रॉस चेक किया हुआ था, ये यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है, 2018 का सवाल है। और इसमें यूपीएससी ने इसको मानने से इनकार कर दिया था कि संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, इसीलिए यूपीएससी ने इसको गलत कर दिया था पहला स्टेटमेंट को। तो हम लोग भी मान के चलेंगे। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में अवध के नवाब आसफ दौला के द्वारा बनाया गया था। यह लखनऊ में स्थित है और इसकी संपूर्ण संरचना में कहीं भी देखा जाए तो काठ का, जो लकड़ी जिसे बोला जाता है, वो सब कार्य इस पे नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे रूमी दरवाज़ा, इसका भी निर्माण आसफ दौला के द्वारा 1784 में बनाया गया, लेकिन यह ध्यान रखिएगा लखनऊ में स्थित है। दरवाजे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री ईंट एवं चूने के साथ मिक्स करके लेपित करके बनाया गया है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बलुआ पत्थर को तो लेके सही है, लेकिन संगमरमर का प्रयोग इसमें क्या हुआ है, कह रहा है कि हुआ था। संगमरमर का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी है, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की हुई थी, उसका नाम बताना है। बहुत सारा नाम है, इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे जेआं बैप्टिस्ट टेवर्नियर के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। टाइम पीरियड है टेवर्नियर का 1605 से लेके 1689 तक। काफ़ी ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी व्यापारी था। किस चीज़ का व्यापारी था? तो रत्नों की व्यापारी था, हीरे जवाहरात जो भी थे, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ इसने यात्रा किया, ऐसा नहीं था कि इसको किसी का संरक्षण प्राप्त था, खुद ये व्यापारी था, तो स्वयं के खर्चे पे
अपना जो भी ये ठीक है खर्च था वो निकालता था। जैसे कि 1630 से लेके 1668 के दौरान देखा जाए तो इसने फारस और भारत के लिए 6 बार 6 टाइम इसने यात्रा किया था। उस समय आसान नहीं था, लेकिन 6 बार यात्रा किया हुआ था। व्यापारी था ना, उसको मुनाफे से मतलब था। और टेवर्नियर ने 1666 में इम्पोर्टेंट खोज की, जैसे कि 116 कैरेट टेवर्नियर ब्लू डायमंड इसको बोला जाता है। ब्लू डायमंड था, लेकिन टेवर्नियर ने इसको यहाँ पे खरीदा था 116 कैरेट। सपोज करिए, ठीक है, कितना बड़ा होगा। तो उसी समय इसने भारत के हीरे और हीरे की खानों का यहाँ पे विस्तार से जिक्र किया हुआ था। करेक्ट उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं बी ही होगा। और भी नाम है, जैसे कि बर्नियर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला फ्रांसवा बर्नियर है यहाँ पे। इसकी पुस्तक ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में किसानों के बारे में, नगर उद्योग, ग्रामीण जीवन, मैंने पूरा पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में एक एक चीज़ों को बहुत विस्तार से लिखा हुआ था। और भी नाम है यहाँ पे, जुआ दे थेवेनो है, पहला फ्रांसीसी यात्रियों में से एक है ये भी, जिन्होंने अपनी पुस्तक रेमोन्स्ट्रेंटी में इंडिको की खेती और इसकी खेती के विस्तार का वर्णन किया है। एक और नाम है एबे बार्थेलेमी कारे। ये भी फ्रांसीसी व्यक्ति था। सब तो देख पा रहे हैं फ्रांसीसी व्यक्ति हैं यहाँ पे। और इसने भी मुगल साम्राज्य का दौरा किया हुआ था और भारत के निकट पूर्व में द ट्रेवल ऑफ एबेकार में अपनी जानकारी लेखांकित किया हुआ था, सब बताया हुआ था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, मैत्रेय। मैत्रेय यही है, ठीक है। इसी को यहाँ पे, इन्हीं को गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। मैंने होंगे, अभी आए नहीं है। मैत्रेय बोधिसत्व बोला जाता है। मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में धरती पर प्रकट होंगे और इन्हें संसार का भावी बुद्ध माना जाएगा। इनको यहाँ पे अजीता बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब कब आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है, हालांकि देखिए जोक सपाट चलते रहता है, ठीक है, पॉलिटिकल नेताओं को लेके, जिसमें बोला जाता है कि नहीं, मैत्रेय जो है उनका जन्म हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। एक और नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं, अवलोकितेश्वर। हालांकि सी करेक्ट उत्तर है इसका। अवलोकितेश्वर का मतलब है कि स्वयंभू, शाश्वत, एक ऐसा बुद्ध, ठीक है, जो पूरी तरीके से अवतार है अमिताभ के, जिनकी आकृति शिरोवस्त्र पहने दिखाई जाती है, जिन्होंने ऐतिहासिक गौतम बुद्ध के प्रस्थान और भावी बुद्ध मैत्रेय के प्रकट होने के मध्यकाल में विश्व का कल्याण किया हुआ था। तो इस तरह की बातें आपको बौद्ध धर्म में मिलते रहेगी। वैसे ही एक और नाम है लोकेश्वर। इनको संसार का भगवान, पूरे वर्ल्ड का भगवान बोला जाता है। पद्मपाणि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कमल धारण करने वाले के रूप में होते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना बिल्कुल ही करेक्ट है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, देखिए उस समय बहुत ही ठोस रीजन नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन लागू नहीं होता है, तो सी ही यहाँ पे लागू नहीं होता है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता यहाँ पे क्या करना, स्थापित करना, तो सब तो था ही यहाँ पे। लेकिन कंपनी के लिए जो नियत आय का जो प्रबंधन था, ठीक है, ऑलरेडी ये तो हो चुका था ना। देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे
हो ही चुका था ये पूरा का पूरा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त, तो सब तो यहाँ पे लगा ही दिया गया था। रेगुलर इनकम कंपनी को मिल ही रहा था। इसीलिए सी देखा जाए तो ठीक है, मतलब 100% गलत भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन उससे कहीं फ़ायदा जो बाकी जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है सब उसमें ऑलरेडी अंतर्निहित है। वेलेजली के द्वारा यहाँ पे अपनाया गया था, और वेलेजली द्वारा अंग्रेजों के नियंत्रण में रियासतों को लाने के लिए गैर हस्तक्षेप नीति का इस्तेमाल किया गया था। और कारण यह भी था जैसे कि नेपोलियन का भय, उस समय नेपोलियन आ चुका था। लगभग 1789 के आसपास फ्रांस की क्रांति होगी, 1776 में अमेरिकी क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति। उसके बाद से ठीक है, जस्ट वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का ही कह सकते हैं कि जो जन्म के रूप में नेपोलियन का हुआ फ्रांस की क्रांति से, तो गलत नहीं होगा। तो इस समय नेपोलियन भी आ चुका था। इसके अलावा भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार, नेपोलियन पूरा आ चुका था, इधर स्वेज कनाल तक आ चुका था, बिल्कुल ही मिस्र की तरफ भी आ चुका था। तो समस्या तो थी यहाँ पे। ऊपर से भारत का ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका अभी भी देखा जाए तो अनसिक्योर था, आज भी है। ये सारा जो देखेंगे तो नेचुरल बाउंड्री इधर मौजूद है, आसान नहीं होगा किसी भी विदेशियों का आक्रमण करना। लेकिन देखेंगे तो जो भी विदेशी लोग आए यहीं उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से आए, और इधर ही रसिया था उस समय, सोवियत रूस था, इधर यूरोप का क्षेत्र था। तो अंग्रेजों के लिए चैलेंज था कि भाई आ सकता है। इसके अलावा अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता था, और उनके रख रखाव के लिए भुगतान करने पे जहाँ सारे शासक सहमत भी हुए थे। समस्या था देखा जाए, ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति का एक बड़ा रूप दिखाई देता है, जो कि भारतीय सैनिक या फिर भारतीय जो शासक थे अपने आप में लड़ रहे थे, तो अंग्रेज लोग एक शासक को सपोर्ट कर देते थे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, हैदराबाद वर्सेज जो कर्नाटक के बीच लंबे समय तक जो जंग चला, उसमें भी यही था। एक साइड जहां अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहा है, दूसरे साइड यहाँ पे फ्रांसीसी लोग सपोर्ट कर रहा है, और आपस में मर कौन रहा है, काट कौन रहा है? एक भारतीय भारतीय को ही काट रहा है। खैर, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों या फिर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल ही करेक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में ही देखा जाए तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भारत के साथ व्यापार संबंधी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को, माने जो भी मोनोपोली था, एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 20 वर्षों तक चाय और चीन के साथ व्यापार संबंधी एक अधिकार को बनाए रखा गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष के रूप में मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को एक अधिकृत पत्र लिखा था, जहां पे उसने विवाद के निष्कर्ष के बारे में बताया हुआ था। वो निष्कर्ष क्या था तो देखेंगे तो वो निष्कर्ष यही था जो लंबे समय से आंग्लवादी वर्सेस प्राच्यवादियों के बीच शिक्षा के माध्यम को लेकर चल रहा था, कि फाइनली अंग्रेजी शिक्षा ही भारत में लागू किया जाएगा, खासकर उच्च शिक्षा के स्तर पे। अभी मैंने कुछ देर आपको बताया भी था। तो आंग्लवाद एवं प्राच्यवाद विवाद, ये भी करेक्ट है। देखा जाए तो तीनों करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा रख लिया था। ये रखा था यहाँ पे ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जैसे कि इसका नंबर 1 यहाँ पे उद्देश्य था कि स्वशासन को स्थापित करना है, स्वशासन को स्थापित करना है। और इसी दरमियान यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अप्रैल महीने में बेलगाम में आंदोलन करना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में आंदोलन करना शुरू कर दिया, होम रूल लीग आंदोलन। तिलक का आंदोलन देखा जाए तो सीमित एरिया में था, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटक तक सीमित था, जबकि बाकी इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सारे एरिया में यहाँ पे एनी बेसेंट का, ठीक है, आंदोलन चल रहा था। आगे चल के 1920 में ऑल इंडिया होम लीग समाप्त हुआ, जब इसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को यहाँ पे चुना गया था और फिर यह कांग्रेस में विलय हो गया था। कांग्रेस में विलय हो गया था। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया था, स्वराज्य सभा कर लिया था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। इसके अलावा यहाँ पे और भी नाम है, जैसे कि हिंदू महासभा देख पा रहे, इनके भी बारे में जान लीजिए। हिंदू समुदाय के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1915 में इसे स्थापित किया गया था और 1921 में इसका नाम बदल के अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया था। वैसे ही है यहाँ पे साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, इसी को यहाँ पे जस्टिस पार्टी के रूप में भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1916 में मद्रास के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक नेता है जिनका नाम था डॉक्टर DC नतेशा मुदलियार के द्वारा की गई थी। लास्ट में है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका गठन 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और इसका भी उद्देश्य था समाज सेवा और सुधारों के लिए लोगों का एक समर्पित समूह का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? यहाँ पे देख पा रहे स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ये कब किया गया था? 1875 में किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि वेदों की ओर वापस लौटो, जो कि वेद संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी, जिसमें ईश्वरवाद पर बल दिया जाता था, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अर्थात ये नहीं समझिएगा कि आर्य समाज की स्थापना हुई है तो ये लोग मूर्ति पूजा पे बल दे रहे हैं। एक ईश्वरवाद मतलब किसी एक ईश्वर को मान रहे हैं जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसने बालिकाओं की शिक्षा पे भी जोर दिया था और शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। गौ संरक्षण संघ का गठन भी किया गया था। इसके अलावा है नील दर्पण है यहाँ पे दीनबंधु मित्र के द्वारा 1858-59 में जो नील विद्रोह चल रहा था बंगाल के क्षेत्रों में, तो वहीं यहाँ पे नील की लिए जो किसानों की स्थिति थी, नील की दशाओं से संबंधित, ठीक है, जो भी किसानों की दयनीय स्थिति थी उसके बारे में दीनबंधु मित्र के द्वारा डिटेलिंग किया गया था पूरा पूरा। 1860 में यह ढाका में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा देख पा रहे हैं और है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का उल्लेख किया हुआ था। 1882 में यह प्रकाशित हुआ था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक में शामिल किया गया था। उसके बाद है यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। 1864 में ये बने हुए थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर को बम्बई प्रेसिडेंसी कैडर आवंटित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई कैडर प्रेसिडेंसी आवंटित किया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न को कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले घटना तो यही हुई थी 1859 वाला, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। भारत में औपनिवेशिक शासन के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है यहाँ पे संस्थान, दूसरे तरफ दिया है यहाँ पे संस्थापक। जैसे कि बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स दिया हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा ना। बनारस का संस्कृत जो कॉलेज था 1791 में जोनाथन डंकन के नेतृत्व में किया गया था। जोनाथन डंकन ने ही बनारस में हिंदुओं के कानून, साहित्य और धर्म को समझने के लिए
संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो गलत है ये। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ही करेक्ट सुमेलित है। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना फारसी एवं अरबी अध्ययन के लिए की गई थी। उसके बाद है यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1800 में, और इसकी भी स्थापना देखा जाए तो वेलेजली के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि जो सिविल सेवक थे, सिविल सेवकों को भारत का स्थानीय भाषा और रीति रिवाज के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल पाए। तो ये भी देखा जाए तो कहीं न कहीं वेलेजली की एक दूरदर्शिता नीति थी कि भारत में अगर जो भी सिविल सेवक रहेंगे तो भारतीयों को यहाँ के रीति रिवाज, भाषा, लोगों को जो भी चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और एक अच्छा प्रशासक बन पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देख पा रहे हैं पहला गलत है, तीसरा गलत है, एक ही उत्तर करेक्ट है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा बी।